Okay. As a part of our regular presentation activity, impact of FIDI in Indian stock market, जो टास्क श्रेया को दिया गया था, इट टुक अराउंड आई थिंक 2.5 month सो 2 से 2.5 महीना उनका लग गया प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। और प्रेजेंटेशन तो बन रहा था और धीरे धीरे एड ऑन हो रहा था। सो आई रिक्वेस्ट श्रेया टू मूव ऑन to FIDI activity, और ये this is very very important for entire trading community, being a option, equity, derivative, commodity, entire activity FIDI इसका प्रेजेंस के ऊपर इम्पैक्ट रखता है। सो लेट्स मूव बैक टू प्रेजेंटेशन। श्रेया प्लीज कंटिन्यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ FIDI इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट जहाँ पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड होती है उसमें इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बेसिकली वो लोग 2 टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। एक होता है डिविडेंड इनकम और एक दूसरा होता है कैपिटल गेन, जो वो स्टॉक के एप्रिसिएशन से वो लोग अर्न करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्संस या फिर एक बिजनेस एंटिटी हो सकता है जो इन्वेस्ट करता है कमोडिटी में, करेंसी में या फिर कोई कंपनीज में टू जनरेट फ्यूचर रिटर्न्स। यहाँ मैंने कैटेगराइज किया इन्वेस्टर को ऑन द बेसिस ऑफ वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला FII, दूसरा DII, तीसरा है प्रो इन्वेस्टर या प्रो ट्रेडर और चौथा है रिटेल इन्वेस्टर। तो FII एक नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाहर की कंपनीज होती है या बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं FII। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कंट्री के इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी कंट्री के कंपनीज या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। प्रो ट्रेडर्स यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडर, जो खुद का फंड यूज़ करके, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड होता है, वो लोग खुद का फंड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूँ तो अगर जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, ऐसी जैसे बैंक्स हो गए, ये सारी जो कंपनीज होती है वो लोग खुद का फंड अगर कोई और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली हुआ था जीरोधा ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया था, तो उसको बोलेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। चौथा है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हमारे जैसे लोग जो कि बहुत कम फंड्स में काम करते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली हमको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से उतना कुछ वो नहीं है। 2 हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत छोटे फंड में काम करते हैं और उनकी होल्डिंग जो होती है कंपनी में 1% से कम की होनी चाहिए। जैसे अगर राकेश झुनझुनवाला ने भी एक कोई कंपनी में 1% से कम होल्ड किया है तो उसको भी रिटेल इन्वेस्टर ही बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आ जाएंगे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एंडोमेंट फंड, हेज फंड्स, ये सारे जो किसी और की मतलब मनी को मैनेज करते हैं और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी होती है जो कि ट्रेड करती है बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में। बेसिकली इनके पास हमारे से ज़्यादा डाटा भी होता है और ज़्यादा फंड्स भी होता है, इसीलिए वो लोग कैपेबल होते हैं कि वो लोग मार्केट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करें। तो यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम होता है, लिमिटेड। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइसेस होते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स ज़्यादा है तो वो लोग बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करके अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट भी उनका अच्छा हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास कम पैसे हैं तो वो लोग कम वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन होती है, जैसे कि SEC रेगुलेशन जो कि है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशंस, मतलब इसमें ज़्यादा रेगुलेशंस होती है कि कितना परसेंटेज तक वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में या फिर कितने वॉल्यूम तक पर डे कितना ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी रेगुलेशंस उनको माननी पड़ती है।
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उस वैसी कोई ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, बल्कि सेबी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, एफआईआई और डीआईआई। तो एफआईआई डीआईआई में क्या आ सकता है? हेज फंड, म्यूचुअल फंड, पीई फंड, एंडोमेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। तो बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद की कंट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है मार्केट में तब जब एफआईआई की सेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। तो जब एफआईआई मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं, जब एफआईआई मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं, तभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बाय करते हैं खुद की कंट्री में, तो बैलेंस बना कर रखते हैं वो लोग। अगर डीआईआई बाय नहीं करेंगे सेम टाइम पे, तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्रैश आ जाएगा। तो डीआईआई का बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले होता है जब एफआईआई सेलिंग कर रहे होते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डीआईआई जो इंडिया में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, एचडीएफसी एटसेट्रा, सारे बैंक्स और सारे म्यूचुअल फंड्स आएंगे। टू बी नोटेड, यहाँ पे एलआईसी जो सबसे बड़ा डीआईआई है इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बाहर की कंट्रीज से, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, यूएसए से अगर इंडिया में पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लोग सेबी के द्वारा, मतलब सेबी उनके लिए रूल्स बनाता है, और आरबीआई जो है उनकी सीलिंग लिमिट और पार्टिसिपेशन वगैरह चेक करता है ऑन अ डेली बेसिस। कुछ इंपॉर्टेंट एफआईआई जो इंडिया में है, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जेपी मॉर्गन एटसेट्रा। तो जैसे कि मैंने बताया, शेयर मार्केट को अपने इशारों पे चलाने वाले दो लोग होते हैं, एफआईआई और डीआईआई। नेक्स्ट बात करते हैं कि एफआईआई एक कंपनी का कितना परसेंटेज तक होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक जो इक्विटी होल्डिंग होती है वो 10% तक वो होल्ड कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 24% है, पर वो एक्सटेंड कर करके हम 30% तक ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, जितना पेड अप कैपिटल है कंपनी का उसका 24% या 30% तक वो होल्ड कर सकते हैं। पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए वो एफआईआई की लिमिट है 20% तक। इसमें ऐसी लिमिट्स भी सेट की गई है क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं, तो वो लोग किसी कंपनी का पूरा स्टेक, मतलब 51% तक भी स्टेक खरीद सकते हैं। तो अगर वो लोग 51% स्टेक खरीद लेंगे तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी बन जाएगी, जो कि हमारी सेबी या फिर हमारी कंट्री नहीं चाहती कि वो, इसीलिए ये लिमिट सेट की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई में बेसिक क्या डिफरेंस है। एफआईआई है बाहर की कंट्रीज से आते हैं, डीआईआई खुद की कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। सीलिंग लिमिट जो एफआईआई के ऊपर है वो 24% तक का है, जो एक्सटेंड कर करके हम 30% तक कर सकते हैं। डीआईआई में कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, वो लोग कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉरेन कंट्रीज में होता है, ये ओन कंट्रीज का होता है। स्टॉक मार्केट होल्डिंग के बारे में बात करें तो निफ्टी 500 का एफआईआई 21% तक होल्ड करते हैं और डीआईआई 14% तक होल्ड करते हैं। परचेजिंग पावर एफआईआई की ज़्यादा होती है डीआईआई से इन कंपैरिजन। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आते हैं फॉरेन से, वो लोग क्यों दूसरी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक है डेवलपिंग कंट्री, एक है अंडर डेवलप कंट्री और एक है डेवलप कंट्री। तो कोई बता सकता है कि सबसे ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस कहाँ पे है? डेवलप में पैसे बनेंगे, वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये लार्ज कैप स्टॉक है, वो बनेंगे पर वो बहुत धीरे बनेंगे। तो डेवलपिंग में क्या होता है, डेवलपिंग में ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस, रिस्क भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन, बट ज़्यादा पैसे बनेंगे और ज़्यादा जल्दी बनेंगे। तो इसीलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अंडर डेवलप में तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, डेवलप में बनेगा बट बहुत धीरे बनेगा। तो इसीलिए प्रेफर करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करें, और इंडिया हमारी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही है।
तो इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं एफआईआई? सबसे पहले तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। फिर मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, इसीलिए भी है क्योंकि बहुत रेगुलेटेड मार्केट है। हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है। और एक पॉइंट है कि जो हमारे इंडेक्स है वो प्राइस बेस्ड इंडेक्स नहीं है। जो बाहर की जो इंडेक्सेस हैं वो सारे प्राइस बेस्ड है, और हमारे फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन पे बेसिस है, इसीलिए भी एफआईआई जो है वो प्रेफर करते हैं इंडिया को। बात करते हैं कि एफआईआई कब पैसा निकालता है मार्केट से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि 2021 में जो डॉलर का रेट था वो 73 था। तो अगर हम एग्जांपल ले कि मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं किया है, वो उसी रेंज में फंसा हुआ है, वहीं पे ही है, तो अभी डॉलर का रेट जो है वो 83 तक आ चुका है। तो अगर अभी भी अगर वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर वो अभी भी पैसा निकालते हैं तो भी उनका कुछ ग्रोथ हो रहा है ना डॉलर के बेसिस पे। तो इसीलिए अगर यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है तो जो एफआईआई है उनका इनडायरेक्टली फायदा ही हो रहा है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैसा निकाल के लिक्विडिटी उनको मिल जाएगी, तो वो लोग कहीं और पैसा डाल सकते हैं जहाँ पे उनके पैसे कम हैं। सेकेंड पॉइंट है टाइटनिंग ऑफ लिक्विडिटी। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा है कि फेड रेट्स वगैरह जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं और लिक्विडिटी कम मिल रही है उनको, तो वो लोग ऑब्वियसली पैसा निकाल के वहाँ डालेंगे जहाँ पे उनको सेफर रिटर्न्स मिल रहे हैं और हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि राइजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसकी जगह पे रिसेशन आएगा, तो रिसेशन आएगा जो कंजप्शन कम हो जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है, तो अगर कंजप्शन कम होता है तो वो डेवलप बहुत धीरे करने लगेगी, इसीलिए पैसे कम बनेंगे, तभी एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। सो हाउ एफआईआई एंड डीआईआई अफेक्ट द इंडियन मार्केट। पहला है वॉलेटिलिटी। एफआईआई और डीआईआई जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे मार्केट में उतना ज़्यादा मतलब बुलिश होगा मार्केट। अगर एफआईआई और डीआईआई में सेलिंग आएगी तो नेगेटिव मार्केट हो जाएगा, मतलब बेरिश हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एफआईआई जो होते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट से, तो वो लोग थोड़े थोड़े टाइम में अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पैसे निकालते हैं। और जो डीआईआई होते हैं वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं और थोड़े सेफ जाते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग कैश मार्केट में ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि डीआईआई बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं तो उन लोगों को अपने जो रिटर्न्स है उसको सेफ रखना होता है, इसलिए एफआईआई शॉर्ट टर्म बेसिस में काम करते हैं, डीआईआई लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेक्स रिजर्व इम्पैक्ट ऑफ एफआईआई। अगर एफआईआई जो है हमारी कंट्री में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज होगा, जो कि एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन भी करेगा। मतलब जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट है कि एक चीज़ जो मैंने डाटा में नोटिस की, जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो डीआईआई बाइंग कर रहे होते हैं, जब डीआईआई बाइंग कर रहे होते हैं तो एफआईआई सेलिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, सपोज यहाँ पे मैंने शो किया है थ्रू डायग्राम कि अगर मार्केट में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, सपोज यहाँ पे एफआईआई एंड डीआईआई डिस्प्लेसमेंट वाली जगह से बाइंग करना शुरू करेंगे दोनों, तो एक ही बार में मार्केट ऊपर पीक तक पहुँच जाएगा और तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही बस पुल बैक आया है एंड तुरंत नीचे गिर गया है। तो ऐसा हो सकता है अगर एफआईआई एंड डीआईआई दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो इसीलिए मार्केट में बबल ना बने, इसीलिए एफआईआई एंड डीआईआई वाइस वर्सा काम करते हैं। नेक्स्ट ये मैंने डाटा लिया हुआ है जो कोविड पोस्ट कोविड जो रैली आई थी उसका डाटा है ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में जो है सेलिंग लार्जेस्ट सेलिंग खत्म हुई है, उसके बाद एफआईआई ने बाइंग करना शुरू किया है और नेट में देखें तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर ही बिल्ड हुआ था, इसीलिए यहाँ पे रैली आई थी। मैं डायग्राम से
दिखाती हूँ। यहाँ पे जो रैली आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 146-147% तक आई थी, जो कि मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक है। तो इससे हम कंपेयर करें तो हमको पता चल रहा है डायरेक्टली कि जहाँ पे FII ने ज़्यादा बाइंग करनी शुरू की है ये अक्टूबर 2020 के आसपास, यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट हुआ है और 146% तक का एक बार में मोमेंटम आया है निफ्टी में। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है अप्रैल में, बट वो कवर कर दिया है DII ने। तो नेट देखे तो ये बुलिश साइन ही हमको दिखा रहा है डाटा। नेक्स्ट हम जो है ये 2021 से 2022 का डाटा है। इसी बीच में वो रशिया यूक्रेन वॉर भी हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पे FII ने सेलिंग की है। तो वो हाईएस्ट सेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गिरा तो नहीं था, बट थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन फेज आया था। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% तक का फॉल देखने को मिला था। इसमें काफ़ी सारे रीजंस थे, जैसे कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड के वजह से जो भी केसेस बढ़ रहे थे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना पीक में आ गया था मार्केट। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत FII ने करनी शुरू की थी, यहाँ पे सेलिंग दिख रही है। वो प्रॉफिट बुकिंग रशिया यूक्रेन वॉर इस सारी वजह से हुआ था, प्लस यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी इंक्रीज हुआ था क्योंकि वॉर चल रही थी, और इन्फ्लेशन के भी मतलब थोड़े से चांसेस दिख रहे थे। तो इसी वजह से ये FII ने सेलिंग की थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मार्केट में 20% तक का फॉल आया था, बट इतना ज़्यादा फॉल नहीं आया था। डाटा देखिए अगर हम, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है। उस टाइम पे DII ने भी सेलिंग की है, पर हम देखें तो मार्केट में इतना बड़ा फॉल नहीं आया, 20% तक का ही फॉल आया है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट ये डाटा में मैंने दिखाया है कि पहले 2021 तक सब नॉर्मल था, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आई है। 22-23 में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, बट वापस हम वही लेवल पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी सेलिंग बाइंग प्रेशर आ जाए FII DII से, बट मार्केट अपनी एक्चुअल लेवल में आ ही जाता है, उसको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है FII एंड DII पे सेलिंग। मैं एक वीडियो प्रेजेंट करना चाहती हूँ। So FPIs and FIIs are obviously going to be very typical of their very nature, coming in and going on. But what to be looked at? And with fairness and objectivity, is the inflow of FDIs, which is remaining unabated, and India is the highest receiver of FDI since before COVID, and that continues during COVID. In fact, continues very much significantly during COVID and subsequently also. Indian markets in the current year so far. Foreign portfolio investors have sold domestic equities worth 48,261 crores, and this is the 6th straight month that foreign institutional investors have withdrawn from their positions in the Indian equity market, a trend which may unfortunately be exacerbated by the US interest rate hikes and the commodity price hikes, particularly crude oil. The Honourable Minister cared to explain the worrying trend of steadily declining investments by foreign portfolio investors in our country, and whether the government is taking any measures to rectify this current trend in the market. What specific thing can be done to reverse something which has been steadily worsening for 6 months, sir? It's a very serious question about the investments in our country that we need for our economy to grow. Thank you, Mr. Speaker. Sir, investments will have to be gauged not just by looking at FIIs and FPIs, which by very nature depend on the interest rates
and also they keep moving up and down. I'm sure senior member who's held positions abroad will understand that FIIs and FPIs can be very tempted by interest rates elsewhere and prospects in Direct as well. So FPIs and FIIs are obviously going to be very typical of their very nature, coming in and going out. But what is going to be looked at, and with fairness and objectivity, is the inflow of FDIs, which is remaining unabated, and India is the highest receiver of FDI since before COVID, and that continues during COVID, in fact continues very much significantly during COVID and subsequently also. It is that which indicates if the money that is coming in is staying invested in this country, thereby creating jobs and prospects for us, and not by indicating only the FIIs and FPIs. FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock market today in India. सो ये बेसिकली जो वीडियो था ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने बोला कि मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, इसके बिना थोड़ा सा आपका जो प्रेजेंटेशन का जो है ना अधूरा रहता। ठीक है, हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी का फिनेंस मिनिस्टर अगर इस तरह का दे रहे हैं, और मैं जो बार बोला कि हम लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं वही उसका समझो द टॉप ऑफ फिनेंस मिनिस्टर के ऊपर उनकी तरफ से आ रहा है चीज़ें। गुड। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि FIIs एंड FPIs जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए करते हैं, तो वो लोग अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रहा है, फिर कहीं पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो वो वहाँ पर जाएंगे ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के लिए। बट हमारे जो DIIs हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें इतनी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि वो लोग इंडियन मार्केट को स्टेबल रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं भी प्रेजेंट कर रही हूँ अक्टूबर का डाटा, यहाँ पे FIIs ने बहुत ज़्यादा सेलिंग किया है, तो बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा था और इजराइल और हमास की जो वॉर चल रही है वो US बॉन्ड यील्ड भी बहुत इंक्रीज हो गई है, अभी उसके ऊपर भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है FIIs ने, बट उतना अफेक्ट नहीं किया है मार्केट, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। US डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया था और जो खुद के स्टॉक्स हैं मतलब बाकी फॉरेन कंट्रीज में वो भी कम रेट में मिल रहे थे उनको, तो ऑब्वियसली वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते हैं कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए और बेटर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो उन्होंने FIIs में इंडिया में सेलिंग किया बेसिकली। तो जो ये डाटा है अगस्त से चालू हुआ है, उन्होंने ज़्यादा सेलिंग करना चालू किया है, बट DIIs ने परचेज करके उसको बैलेंस किया। जैसे मैंने बताया कि FIIs एंड DIIs सेम नहीं करते, मतलब दोनों एक साथ सेल नहीं करते, दोनों एक साथ बाय नहीं करते, बहुत कम ही होता है कि ऐसा साथ में वो लोग कोई मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया डाटा चार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वही कंसोलिडेशन आया है, ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया FIIs की सेलिंग करने के बाद भी, वही लेवल्स में हम सस्टेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमको क्यों एज ए रिटेल इन्वेस्टर FII एंड DII डाटा को देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखना चाहिए, बट उतना ज़्यादा भी फोकस नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके हम चल रहे हैं तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे काम का है, क्योंकि हमें मार्केट की डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मतलब स्टॉक मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं दो तीन साइट को प्रेजेंट कर रही हूँ कैसे जान सकते हैं। और एक रीज़न है कि क्यों हमें ये जानना चाहिए, बिकॉज हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे लास्ट में एंट्री करते हैं। कोई भी बुल रन हो या फिर बियर मार्केट अगर चालू हो रहा है तो सबसे लास्ट में हम लोग एग्जिट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लॉस हमको होता है।
तो डेली बेसिस में अगर हम ये डाटा स्टडी करें थोड़ा बहुत, मतलब एक मंथ में एक बार एटलीस्ट, तो हमको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली साइट है ये रिसर्च 360। मैं साइट खोल के भी एक और बार दिखा दूँगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम FII का कैश, DII का कैश, FII का इंडेक्स, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह सारे डाटा देख सकते हैं। वो भी अवेलेबल है हमको डेली, मंथली, ईयरली, तीनों टाइम फ्रेम्स में। नेक्स्ट हमको यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा कि डेली बेसिस में एक दिन में क्या हो रहा है। तो अगर देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसिबल। सेंसिबल में हमको पुट और कॉल वगैरह जो भी है नेट बेसिस में मिल जाएगा। इंडेक्स और स्टॉक वगैरह में भी मिल जाएगा दोनों। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हमको डाटा मिल जाएगा कि FII, DII की होल्डिंग कहाँ पर है, और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी HNI जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो डाटा मिल जाएगा ट्रेंड लाइन से। नेक्स्ट अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो हम देख सकते हैं नॉर्मली ट्रेंड जो है शेयर इंडिया में हमको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसर्च 360 का। यहाँ पे FII, DII में हमको मिल जा रहे हैं सारे डाटा अलग अलग टाइम फ्रेम्स में, जैसे मैंने दिखाया था PPT में, सारा अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट सेंसिबल में आता है। सेंसिबल में मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अक्टूबर 3 से लेके अक्टूबर के एक्सपायरी तक का डाटा लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर 3 में जो नेट कॉल्स थे बाय किए FIIs ने वो 3.5 लाख के आसपास थे, और जो पुट बाय किए हुए हैं वो नेट 5.91 क्वांटिटी, मतलब 6 लाख के आसपास है। तो ज़्यादा बेरिश प्रेशर हमको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट के हिसाब से भी। तो जो रेड वाली जो ये बार चार्ट में जो लाइन है वो पुट के लिए है, तो बड़ी है ज़्यादा, और दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब बेरिश प्रेशर था मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अभी भी उतना ही है, मतलब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब बेरिश प्रेशर ज़्यादा आता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से इंक्रीज हुआ है, मतलब अक्टूबर के पूरे मंथ में ऐसा नहीं हुआ कि ग्रीन और रेड जो बार्स है वो पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ये अक्टूबर मंथ में बेरिश प्रेशर ही बना हुआ था मार्केट में। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अक्टूबर में बेरिश है अभी, मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगर डाटा के अकॉर्डिंग अगर चार्ट देख रहे हैं तो वो दोनों हमको सेम साइन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमको देखना है कि स्टॉक्स में FIIs और DIIs ने क्या किया है वो डाटा मिल जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, ये वाले वेबसाइट से उनको डाटा मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना होल्डिंग किया हुआ है FIIs, DIIs ने और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम राधा किशन दमानी सबका पूरा डाटा अवेलेबल है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII का डाटा मिल जाएगा यहाँ पे सारा। नेक्स्ट FIIs के केस में सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिर ये सारे डाटा हमको मिल जाएगा इजीली। तो ये देखने का मतलब ये है कि कहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज की गई है। अगर वहाँ पे अच्छा, मतलब हमको ऐसे हाइब्रिड अप्रोच लेके चलना है, ऐसे नहीं कि कोई एक न्यूज़ देखी तो उसके बेसिस पे कर लेना है। अगर ऐसा है कि FIIs ने अपनी स्टेक होल्डिंग इंक्रीज किया है कंपनी में, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा दिख रहा है चार्ट, और फंडामेंटल्स भी अच्छे, तो उस केस में हम लोग एंट्री लेने का सोच सकते हैं तीनों को मिला के। जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा मेहनत अगर नहीं करनी है तो बस यही देख लेना कि कौन सा ट्रेंड है, सेलिंग प्रेशर है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा शेयर इंडिया से। और अगर मतलब डेली रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ शेयर खान से मैं प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मिल जाता है FII ने कितना मतलब बाय किया, सेल किया, ये मिल जाता है। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि FII की सेलिंग प्रेशर अभी बहुत कम हो गई है, जैसे 12 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो DII ने मतलब पूरी रैली में बाइंग करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है और अच्छी खासी चलेगी। That's it, thank you. चलो, very good. So it's a very good presentation with supporting site links and activity, और जो वीडियो जो है that is also किसी गवर्नमेंट का टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर बोल रहा है कि नहीं ऐसा है, तो हमारा जो डिस्कशन जनरली हम करते हैं कि
कुशन जैसा जो है ना, उन्होंने बोला, हमने बोला कि रिटेलर्स आ चुके हैं, अभी अवेयर हो चुके हैं, आप लोग अभी आप देख सकते हो इतना स्टूडेंट भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके 100 स्टूडेंट 100,000 लोगों को गाइड करोगे, कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट फैमिली में 10 लोगों को तो बताओगे जरूर। आपको अभी से पूछना चालू भी करते होंगे, भाई ये बताओ कैसा कौन सा स्टॉक लेना है, क्या है जिसका अच्छा है। तो धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो दिस इज द वे वी गो हेड। और ऐसा नहीं कि हमें ऑप्शन करना है तो इसको देखना है, हमें व्यू बनाना है। व्यू बनाने के बाद whatever trading or investment, short time, long term, whatever decision you can take. ठीक है, that's a good presentation. Once more big clap to Shreya. Thank you.